चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ बीच बीच में लाइट चली जाती है तो मॉडल को रिस्टार्ट होने में फिर लगते हैं 2-3 मिनट। चलिए, अब इसमें ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों के दोनों इक्वल तो नहीं दे रखे हैं। जब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं दे रखे हैं तो ऐसे में यहाँ पर भी जीरो होना जरूरी है और यहाँ पर भी जीरो वेक्टर होना जरूरी है। तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर कब बन सकता है? जब इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला स्केलर जीरो हो जाए। बी वेक्टर जीरो वेक्टर कब बन सकता है? जब इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला स्केलर जीरो हो जाए। तो हम ये बोलेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन lambda minus lambda dash is equal to 0 and mu minus mu dash minus mu is equal to 0। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों टर्म तो ये टर्म 0 हो जाए और ये टर्म 0 हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब ये हो जाएगा lambda is equal to lambda dash and mu is equal to mu dash। अब देखिएगा इस चीज से क्या समझ में आता है? लैम्बडा लैम्बडा डैश के इक्वल है और म्यू म्यू डैश के इक्वल। लैम्बडा लैम्बडा डैश के इक्वल है और म्यू म्यू डैश के इक्वल है। इसका मतलब क्या था कि जो मैंने ये ओरिजिनल वेक्टर जो ये लिया था ये इस ओरिजिनल वेक्टर के बराबर है जो मैंने दूसरा वेक्टर लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है hence there is one and only one way in which a vector r vector can be resolved in the direction of e vector and b। समझ में आ गया कि नहीं कि ये जो मैंने नया वेक्टर लिया था ये नया नहीं है, ये यही वाला वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर ही है। तो इसका मतलब रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज यूनिक। सभी को क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। ट्रायड तो हम चलिए एक बार को समझ जाएं। जैसे आपने 9th क्लास में 10th क्लास में आपने आई थिंक करा था, डॉबलिनर ट्रायड करा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में केमिस्ट्री में। तो ट्रायड का मतलब जैसे पेयर का मतलब होता है ना, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे ही ट्रायड का मतलब होता है तिकड़ी, कि तीन का एक जगह ग्रुप बना देना। और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिएगा हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हम अब तक ये पढ़ते हुए आए हैं बेटा कि एक तो होती है एक्स एक्सिस ऐसे इस तरफ, एक होती है वाई एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ। अगर मैं देखूं सामने की तरफ की, अगर मैं बात करूं कि सामने की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, तो सामने वाली एक्सिस को मैंने बोल दिया जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है ये बाहर की तरफ आ रही है। सभी को समझ में आ गया? फिर अगर मान लीजिए मैं तीन अलग अलग एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस है वाई एक्सिस और एक एक्सिस जेड एक्सिस है जो सामने की तरफ आ रही है। तो हमने ये बोला, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अभी आगे दिखाई दे रहा है। ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस मतलब ये फ्रंट में, ये आगे की तरफ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं जानता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते ही हैं। जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा और एक्स जेड के भी परपेंडिकुलर होगा।
y z के भी परपेंडिकुलर होगा और z y जो है वो z के भी परपेंडिकुलर होगा और y x के भी परपेंडिकुलर होगा। फिर z की बात करते हैं तो z x के भी परपेंडिकुलर होगा और z y के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब x, y एंड z एक्सिस, जब प्लूरल फॉर्म होती है ना एक्सिस की तो उसको बोलते हैं एक्सिस। x, y एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, और दे आर ऑर्थोगोनल। ऐसी जो भी टर्म्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनको ऑर्थोगोनल बोला जा सकता है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये कि जो भी चीज मुझे दे रखी है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और क्या दे रखा है? ऑर्थोगोनल ट्रायड दे रखा है। ट्रायड का मतलब तिकड़ी दे रखी है। तिकड़ी किसकी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की मेरे को तिकड़ी दे रखी है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को अगर याद हो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यूनिट मतलब वन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया जाए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया जाए तो मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं, हर्ष क्या बोलते हैं? क्या सर? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। इसके ऊपर एक अच्छा, हाँ, इसके ऊपर एक टोपी बना देते हैं। वो नाम नहीं पता, वैसे पता आई टोपी, केज है। टी, टोपी, समझ गए? हाँ, तो टोपी का मतलब क्या हो गया? कैप। कैप समझ गए ना? कि आई है तो आई के ऊपर आपने ऐसे एक कैप बना दिया, आई के ऊपर ऐसे कैप बना दिया, दिस इज नोन एज आई कैप। आई कैप बोलते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी लेंथ वो वन है, सेंटीमीटर हो, इंच हो, मीटर हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? अच्छा, यस सर। अब y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलते हैं जे कैप, तो बोलते हैं जे कैप। इसी तरह से z एक्सिस जैसे की कोई डायरेक्शन रीजन है ये कैप लगाने का? है बेटा, कोई रीजन है पर्टिकुलर की वो लगाना ही है? ये लगाना ही है, बता दूंगा अभी क्यों, अभी बता दूंगा, बस 2 मिनट रुक जाओ। और ये हो गया के कैप। ये कैप किस लिए लगाई जाती है? इस कैप का मतलब देखिए बेटा, कैप का मतलब होता है लिमिटेशन। कैप का मतलब लिमिटेशन। ये ऐसा है कि कैप का मीनिंग ही अगर आप देखें ना डिक्शनरी में, तो कैप का मतलब ही होता है कि यहाँ पर बैरियर है, ये लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर सर पर कैप लगाई है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी हाइट इतनी है, बस मैं इसके ऊपर कैप नहीं लगा सकता। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ माई हाइट, दिस इज माई कैप, जो मैंने सर पर कैप लगाई। अब यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों लगाया जाता है? ये इस वजह से लगाया जाता है कि दुनिया का कोई भी वेक्टर दे रखा हो, कोई भी वेक्टर, उसमें आपने आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया तो उस वेक्टर की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एक्स की डायरेक्शन में हो गई। तो ये आपने उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दी, आपने उस वेक्टर को लिमिट कर दिया, आपने उस वेक्टर की लिमिटेशन सेट कर दी कि बेटा तुम इधर उधर कहीं भी घूम लो, अगर मैंने तुम्हें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगी, सीधे सीधे ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी वेक्टर में मैंने जे कैप की मल्टीप्लाई कर दी, बोलो बोलो, तो फिर से समझा दिया, आवाज नहीं आ रही। दोबारा बताता हूँ, अगर मैंने किसी भी वेक्टर में जे कैप की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, उस वेक्टर का डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मतलब अभी तक तो वो वेक्टर इधर उधर भटक रहा था, आपने उसमें जे कैप का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जे कैप का मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है कि आपने उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि बेटा अब इधर उधर नहीं घूमना है और तुझे बस ऊपर जाना है, सीधे ऊपर जा रॉकेट की तरह, ठीक है? तो वो डायरेक्शन हो गई जे कैप।
वो अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। और अगर हमको आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन लेनी है तो आप के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी वेक्टर में अगर मैं आई कैप की मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डायरेक्शन एक्स वेक्टर हो जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर जे कैप की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा। और के कैप का मल्टीप्लिकेशन दैट मींस उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा। अब इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, ये पेन है। अब आप समझने की कोशिश करना, अ, जितना आपको इसमें वीडियो में समझ में आए। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर समझाता, रूम का एग्जांपल लेकर समझाता, पर रूम यहाँ पर अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप जरा देखिए, जैसे ये पेन है मेरे पास। अब इस पेन के तीन तरीके हो सकते हैं इसके मोशन के। एक तरीका ये है कि ये जो पेन है यहाँ पर है और ये ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। ये ऐसे 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 जा रहा है, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अरे हाँ या ना बोल दो भाई, कहाँ हो, सारे सो गए क्या? यस सर। Yes, sir. कहाँ सारे सोए पड़े क्या? देखिए, अगर एक पेन है वो यहाँ पर है, अगर मैं इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपने क्या करा, अब इस पेन को आपने हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया। अब ये पेन यहाँ पर है और अब ये पेन ऐसे 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पेन ये ऐसे जा रहा है, ये एक स्लोप में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये एक्स की डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा, यहाँ तक आ गया। और पहले ये यहाँ पर था, अब इसकी पोजीशन यहाँ पर है, यानी कि अब ये यहाँ पर भी आ गया ऊपर। इसका मतलब इसका एक्स की डायरेक्शन में भी मोशन हुआ, इसका वाई की डायरेक्शन में भी मोशन हुआ। ये समझ में आ गया? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये पेन ऐसे 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 जाने के साथ साथ ऐसे ऐसे भी आ रहा है, समझ लो। ये पेन ऐसे 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 हो रहा है, समझ गए कि ये पेन हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, वर्टिकली भी जा रहा है और फ्रंट में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन और जेड एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक। ये इस तरीके से समझिएगा कि मेरा हाथ नहीं, ये एरोप्लेन है। सोच लीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए ये एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन ये यहाँ पर इधर रनवे है और ये रनवे पर ऐसे, मतलब रनवे से ये उठना शुरू हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ तक तो वो दौड़ते हुए आया और फिर ये ऐसे उठना शुरू हुआ, उठ के ऐसे करके ऐसे 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 भी घूम रहा है, ठीक है। समझ गए? तो इस मोशन को बोला जाता है 3D मोशन, कि ये आपका तीनों डायमेंशन को कवर कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में भी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है और जेड एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो तीन डायरेक्शन हो गए यहाँ पर। अब ये बता दीजिए, ये हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं, मोशन क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जब इस मोशन को रिप्रेजेंट करा जाता है तो हम ये कहते हैं, आर एन दिख रहा है अभी ऑनलाइन? यस सर। बेटा समझ में आ गया जो बताया आपको मोशन? मोशन समझ में आ हाँ जी गया? सर। सर वो बता सर एक बार ये बोलो बोलो। सर एक बार आप ये बता दो जो आपने ग्राफ बनाया है। हाँ, ये जो ग्राफ है इसमें सर ये एक बार आप ये बता दो जो आपने ग्राफ बताया। ये जो एक्स एक्सिस हो गई, ये ऊपर की तरफ हो गई वाई एक्सिस और बाहर की तरफ हो गई जेड एक्सिस। ये समझ में आया था? बताओ। यस सर। अब x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। y के उसको बोलते हैं आई कैप। y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ की बात कर रहे हैं, वो 1 है। तो उसको बोलते हैं, जो y एक्सिस की डायरेक्शन में उसको बोलते हैं जे कैप, जो z एक्सिस की डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं के कैप, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर स्पेस में, पूरे स्पेस में अगर कोई पॉइंट घूम रहा है
हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये पेन का मैंने एग्जांपल दिया, अगर ये पेन सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ अगर ये पेन हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, तो मैंने बोला कि ये हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये पेन अगर इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये यहां से यहां आगे भी बढ़ा और ऊपर भी आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों हो गए। और अगर ये पेन ऐसे चल रहा है कि नीचे से ऊपर भी जा रहा है और साइमल्टेनियसली आगे भी आ रहा है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है यानी कि वाई के डायरेक्शन में, और आगे तो आ ही गया एक्स के डायरेक्शन में और इस तरफ भी आ रहा है फ्रंट में, तो इसका मतलब इसका मोशन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन और जेड एक्सिस फ्रंट में तीनों तरफ हो रहा है। ये समझ गए? यस सर। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है और उस वेक्टर के बारे में मुझसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि इस वेक्टर को किस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें स्प्लिट करने के लिए हम ये बोलेंगे कि पूरी दुनिया में वैसे तो न जाने कितनी सारी डायरेक्शन है, अनगिनत इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, लेकिन हमने ये कहा कि भाई 3 डायमेंशन के अलावा तो और कोई चौथी डायमेंशन है ही नहीं, या तो कोई भी चीज लंबी होगी या चौड़ी होगी और या फिर ऊंची होगी, तो हम ये कहेंगे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड के तौर पर हमने दुनिया की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको 3 डायरेक्शंस में सिमटा दिया, 3 डायरेक्शन में निपटा दिया पूरी डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे इफ अ वेक्टर, मैं इधर कर रहा हूँ, कि अगर मैं एरोप्लेन की बात करूं तो अब हम ये कहेंगे कि अगर मोशन इफ मोशन of an aeroplane is defined by a vector a vector by a vector a vector। मैं एरोप्लेन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एरोप्लेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हाँ 3 डायमेंशन मोशन कैसे होता है। एरोप्लेन यहाँ से आगे भी जाएगा, एरोप्लेन नीचे से ऊपर भी उठेगा और एरोप्लेन ऐसे फ्रंट में आएगा, ऐसे घूमेगा भी, ठीक है? तो हमने ये कहा कि अगर उसके वेक्टर को ए वेक्टर बोला जाता है तो वो जितनी लेंथ कवर कर रहा है वो हो गई ए एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया उसका कि कितना मोशन कर रहा है एक्स की डायरेक्शन में, वो कितना ऊपर उठा वाई की डायरेक्शन में, तो उसको मैंने बोल दिया ए वाई इंटू जे कैप, और वो कितना फ्रंट की तरफ आगे की तरफ आया, ठीक है? तो उसको हम बोल देंगे ए जेड के कैप। तो किसी भी 3D मोशन को, किसी भी 3D वेक्टर को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करा जा सकता है। कौन सा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है? तो कोई भी 3 वेक्टर्स होते हैं, उन 3 वेक्टर्स को दुनिया में 3 ही डायरेक्शन हमने स्टैंडर्ड के तौर पर मानी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो हमने 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पर समझाने के तौर पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पेज नंबर 14 पर है हम। समझाने के तौर पर आप ये देखिएगा कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसके 2 कंपोनेंट्स बताए गए, एक x की डायरेक्शन में और एक y की डायरेक्शन। तो पहले सिर्फ x और y बताकर चले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप पेज नंबर 15 पर आ जाएंगे। बल्कि 14 पर ही आओगे, पेज नंबर 14 पर आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये वेक्टर दे रखा है बेटा ए वेक्टर, यहाँ पर है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस,
ठीक है। तो अब ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो अब मेरे पास डायरेक्शन फिक्स है। अभी बेटा 2 मिनट के लिए आप z एक्सिस को भूल जाओ, मैं सिर्फ x और y की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए आप z एक्सिस को भूल जाइए, तो मैं ये कहूंगा कि जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का रिजोल्यूशन करो, इसमें x एक्सिस की डायरेक्शन में और z एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर जो है वो यहां से स्टार्ट होता है O से, और इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए P। इस वाले पॉइंट को हमने P बोल दिया। तो यहां से इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो ऐसी हो गई, और फिर इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची। तो इसको मैंने बोल दिया m पॉइंट, इसको बोल दीजिए आप क्या, ये x की डायरेक्शन में है वेक्टर, तो इसको बोल दिया बेटा a x वेक्टर, और इसको बोल दिया मैंने ये y की डायरेक्शन में है, तो इसको बोल दिया a y वेक्टर। तो यहां से मैं क्या कहता हूं, यहां से हम ये कहेंगे कि a वेक्टर इज इक्वल टू a x वेक्टर प्लस a y वेक्टर। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये सभी को समझ में आ आ गया? गया। आगे ठीक रहा? प्रियांशु, एकांश, यस सर, आगे समझ। समझ गए? हमने क्या किया ना, हमारे पास अब 2 ही डायरेक्शन दे रखी है, एक x और एक y। तो और वेक्टर ये दे रखा है बेटा a वेक्टर। तो a वेक्टर जो है उसको मैंने सबसे पहले a वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O, a वेक्टर का फाइनल पॉइंट P। तो मैंने इनिशियल पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, तो वो मैंने x एक्सिस पर ही ड्रॉ कर दिया उसको। तो उसको मैंने बोल दिया a x वेक्टर, क्योंकि x की डायरेक्शन में है ना, तो a x वेक्टर बोल दिया उस वेक्टर। और फिर यहां तक हम पहुंचे, हमने क्या करा कि इस पॉइंट से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, तो इसको मैंने बोल दिया a y वेक्टर। बताइए जी, इतना क्लियर है? दृष्टि Yes, sir. ठीक है? नहीं दोबारा बताऊं? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। अब एक छोटी सी बात वो ये है कि भाई जो भी वेक्टर दे रखा होता है x की डायरेक्शन में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं ये बिठाकर लिख रहा हूं, जो भी वेक्टर x की डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि वेक्टर साइन अगर मैं हटाना चाहूँ ना उस पर से, ax वेक्टर अगर ये साइन में हटाना चाहूँ, मुझे मालूम है कि ये x की डायरेक्शन में है, तो मैं कहूंगा क्या clearly since ax vector is in x axis direction, ये x axis की डायरेक्शन है, एंड ये शॉर्ट में लिख दिया dir के ऊपर n लिख दिया, डायरेक्शन का, डायरेक्शन को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, py वेक्टर इज इन y axis डायरेक्शन, ये y axis की डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ax वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ax क्या हो गया, ax हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और उसमें i कैप मल्टीप्लाई कर दिया, तो i कैप मल्टीप्लाई करने का मतलब ही ये है कि वो x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो वेक्टर साइन लगाने की बजाय मैं ax i कैप इसको लिख सकता हूं, एंड ay वेक्टर इज इक्वल टू ay j कैप। देयरफॉर ये जो a वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ax i कैप प्लस ay j कैप। यहां तक बता दीजिए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. ये मैं हूं पेज Yes, sir. नंबर 14 पर बिल्कुल नीचे, a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, where I vector is unit vector along x axis and j cap is unit vector along y axis। इसके बाद आप आ जाइए बेटा पेज नंबर 15 पर। तो पेज नंबर 15 पर तो जरा नजर रहे, और एक चीज जरा यहाँ पर देख लीजिए आप,
कि अब मुझे ये मालूम है कि हमारा जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये ए वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम इस ट्राइंगल के टुकड़े को अलग निकाल लेते हैं ऐसे। ऐसे निकाल लिया, ये एंगल हो गया थीटा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ। ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए एक्स की लेंथ, तो यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ हो गई बेटा ए एक्स, ये 90 डिग्री। और ये कितना हो गया ए वाई वेक्टर, इसकी सिर्फ लेंथ 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 की बात कर रहा हूँ। हम इसको इस डायग्राम में भी समझा सकते थे, पर मैंने ऐसे ही सोचा कि अलग से बता देता हूँ, मैं अलग निकाल देता हूँ इस ट्राइंगल। ठीक है, नोट्स में मैंने इसी में बता रखा है। तो आप ये देखिएगा, इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर मैं cos थीटा और sin थीटा कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ax upon a। ax अपॉन a। तो ये a इधर आ गया, a cos थीटा इज इक्वल टू ax। सिमिलरली अगर मैं बोलूं sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए वाई अपॉन ए। ये ए को इधर ले आएंगे, ये हो गया ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो वही चीज नोट्स में मेंशन कर रखी है कि ए एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसीलिए उसको ए कॉस थीटा बोल देते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई, ये कितना हो गया, ये भी, ये हो गया ए साइन थीटा। बता दीजिए जी, समझ में आ गया सबको? ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए साइन थीटा, ये क्लियर है? Yes, sir. चलो जी, अब इसके बाद हमने कहा कि अगर मेरे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई, ए वाई की वैल्यू आ गई, तो अब अगर मैं यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कैलकुलेट करूं, therefore ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो ए cos थीटा का स्क्वायर हो गया बेटा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ए sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से आप ए स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? Yes. ये क्लियर है? तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर एक वेक्टर x की डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर y की डायरेक्शन में, तो अगर उनके रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा, यहां से आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने कहा कि जैसे ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमने क्या करा, हमने ए एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करा, ए वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करा, दोनों को ऐड कर दिया और अंडर रूट निकाल दिया, पहली चीज। उसके बाद दूसरा देखते हैं जी, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मुझसे ये पूछा जाए कि भाई आप जो है, आप ये एंगल की वैल्यू आप बताइए, एंगल की वैल्यू क्या होगी। भाई हमारे पास ए की तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, ए वेक्टर की लेंथ आ गई है ना, अब थीटा की वैल्यू और पूछी जाए तो थीटा कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका थीटा निकालने का। आप सीधे सीधे ये कहोगे ये ए वाई है और ये ए एक्स है,
परपेंडिकुलर है और बेस है, मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। बेटा tan इनवर्स का मतलब कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर एंगल tan है तो tan उधर जाकर tan इनवर्स हो जाता है, बस इतना। मतलब सुनिए, ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। तो वहाँ y अपॉन x क्यों लिखा? है बेटा, वहाँ y अपॉन x क्यों लिखा? ay अपॉन x। सॉरी ay अपॉन ax, मैं वो गलती से लिख दिया मैंने। नोट्स में भी है। बता रहा हूँ, tan इनवर्स ay अपॉन ax ये हो जाएगा। ये ऐसे होता है कि आप ये समझिए, अगर मान लीजिए मुझे ay की लेंथ भी 1 दे रखी है, या चलो ay की लेंथ 2 दे रखी है और ax की लेंथ भी 2 दे रखी है, हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप सभी लोग जानते हैं tan के टेबल में 1 कहां पर आता है, कौन से एंगल पर आता है 45। 45 डिग्री पर। लेकिन लिखने का बस एक तरीका होता है कि आप सीधा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप फिजिक्स में लिखने का बस एक तरीका समझिएगा कि आप थीटा को पहले लिखोगे tan इनवर्स 1, यहाँ लिख दिया। अब अगर आपको पता है कि tan के टेबल में 1 वैल्यू कहाँ आती है, आप जानते हैं 45 डिग्री पर आती है, तब तो आप सीधा लिख दोगे 45 डिग्री। और फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी आ जाए tan इनवर्स 2.7, आपको पता ही नहीं कि tan के टेबल में 2.7 कहाँ आता है, तो आपका आंसर बस इतना ही हो जाएगा, यही लिखकर छोड़ दोगे tan इनवर्स 2.7, वही आपका एंगल हो जाएगा। ये बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं, ये क्लियर है Yes, सभी बच्चों को? ठीक है, तो इसी Yes, तरीके sir. से, हाँ जी, इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे मैग्नीट्यूड मैंने निकाला ना ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, अगर मान लीजिए 3D होता तो 3 डायमेंशन के केस में आपसे एंगल तो जनरली पूछा नहीं जाता 3 डायमेंशन के केस में। मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन 3D। ये तो 2D था क्योंकि यहाँ पर दो चीजें ले रखी थी, बस x एक्सिस और y एक्सिस। अगर 3D की बात करें, यहाँ पर कैपिटल A मतलब अगर तीसरा एक्सिस भी हो z भी हो, तो आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और इसका जुड़ेगा अंडर रूट। समझ गए बेटा सभी? सभी बच्चों को इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद जो पेज नंबर 16 है, देखिए पेज नंबर 15 पर आ जाइए, पहले 15 पर। 15 में जैसे ये है ना, ये वाला, ये देखिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक, ये वाला जो ऑफ एनी पॉइंट, ये वाला जो वेक्टर है, तो ये वाला टॉपिक यहां से लेकर और ये जो पेज नंबर 16 तक है, यहाँ तक ये करने की जरूरत नहीं है, ये मत करिए आप। आपने इससे पहले वाला टॉपिक कर लिया, वही सफिशिएंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो आपने करा है वही सफिशिएंट है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको मत करिएगा, ये कभी डायरेक्टली पूछा नहीं जाता। आपको फंडा तो समझ में आ गया ना, तो इस चीज को कभी आप बैठ जाओ और इस चीज को प्रॉपर आप रटने बैठ जाओ, यहाँ से लेकर ये पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15 में ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला हाउ टू रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये वाला, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाता। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप आएंगे पेज नंबर 16 पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए क्या है। पेज नंबर 16, resolution of a vector into its rectangular components in 3 dimensions। तो 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करा जाता है वो देखिएगा।
मुझे एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, बस ये सारा मिटा दूं मैं। या एक काम करिए, इसमें एक काम करिएगा, अभी के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ज्यादा करा दिया, ऐसा ना हो ये ओवरफ्लो हो जाए। तो अभी के लिए इसको अभी के लिए छोड़ दो, इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि ये जो चीज मैंने करी है इस चीज का एप्लीकेशन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। आप एक काम करिए, अभी के लिए इस टॉपिक को होल्ड पर रखिए, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हुए फिर आगे के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 17 पर ये देखिएगा, पेज नंबर 17 है। पेज नंबर 17 पर जो आपको ये एग्जांपल नंबर 15 दिया था ना, मैं ये एक बार कर रहा हूँ, सभी बच्चे देख पा रहे हैं एग्जांपल नंबर Yes, sir. 15। ठीक है, मैं पहले ये स्टार्ट कराता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, नहीं तो अभी हवा में ही चलता रहेगा सब कुछ। देखिए एग्जांपल नंबर 15 है, इसमें ये दे रखा है फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट 3 2 2। बेहद आसान है। देखिए एग्जांपल नंबर 15 में क्या है कि मुझे कोई एक वेक्टर दे रखा है ए बी वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट है बेटा ये, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम किस डायरेक्शन में। ये इनिशियल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 -1 1 2 -1 और जो ये 3 डायमेंशनल हुआ ना फिर? हाँ 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तो बार बार यही करते रहेंगे और आप लोगों को शायद समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो चीज पढ़ी है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट इज गिवन एज 3 2 2। ये बी दे रखा है बेटा 3 2 2। अब वो पूछ रहे हैं कि आप ए बी वेक्टर निकालिए, मतलब मुझे ए से बी तक जाना है। तो जब मैं ए से बी तक जा रहा हूँ तो क्या करूंगा मैं बी वाला जो पोजीशन है और जो ए वाला है, मैं बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ निकल कर आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ से रेड लाइट तक जाना है तो मैं ये देखूंगा कि ग्राउंड से यहाँ तक का, अगर ग्राउंड मेरा ओरिजिन है तो ग्राउंड से मेरे घर तक की दूरी कितनी है और ग्राउंड से रेड लाइट तक की दूरी कितनी है। तो फिर ग्राउंड से रेड लाइट वाली माइनस ग्राउंड से मेरे घर वाली, अगर वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे घर से रेड लाइट तक की दूरी निकल जाएगी। वही चीज है ए बी वेक्टर निकालने का तरीका। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 -1, एक्स वाले में से एक्स वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 -1 और किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन आई कैप 2 -2 प्लस करेंगे 2 -2, ये क्या कौन से कंपोनेंट है वाई वाले, तो जे कैप प्लस 2 -1 2 -1 किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, तो ये हो गया ए कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 -1 हो गया बेटा 2i कैप प्लस 2 -2 ये हो गया 0 j कैप और 2 -1 यानी कि 3 a कैप। अब ये 0 j कैप है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं इसको लिखूंगा 2i कैप प्लस 3k कैप। ये बता दीजिए सबको समझ में आ गया कि नहीं। Yes. और जो आपको मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस के बाद मैंने आंसर भी दे रखे हैं। आंसर देखिए, ए बी वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 3k कैप। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप। सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. इसी तरह से एग्जांपल नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 16 में क्या है, फाइंड यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट जहां भी समझ में आ जाए, रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करना है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर गिवन है, और आप लोग ये ध्यान रखिए भाई, जो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, चाहे तो उसको साइड में, आप अगर लैपटॉप पर पढ़ते हैं तो साइड में मोबाइल में वो क्वेश्चन खोल कर बैठे, जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो खोल कर बैठे, या फिर सबसे अच्छा ये है कि आप पहले उसको नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, तो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब आई कैप अगर अकेला लिखा हुआ है दैट मींस इसके साथ 1 लिखा हुआ है। फिर दूसरा वेक्टर देखिएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस k। 3i माइनस 5j प्लस k कैप। k कैप अकेला है तो इसके साथ में 1 है इसका मतलब। हाँ जी, अब क्या करें, ये पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तो क्या होगा, पहले इनका रिजल्टेंट निकालो। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई वाला आई वाले में ऐड होगा, जे वाला जे वाले में, के वाला के वाले में, तो 1 + 3 आई क्या है। तो पिछले वाले में सब रख क्यों करा था फिर? है बेटा, पिछले वाले में सब रख क्यों करा था फिर? अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों करा था, सब्ट्रैक्ट इस वजह से करा था कि उसमें मुझे ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना था। यहाँ क्या करना है, यहाँ ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब एडिशन निकालना है, ऐड करना है वेक्टर्स को। समझ गए, समझ गए, दोबारा बताऊं। मतलब चलो छोड़ो, आप 3D मत सोचो, आप 2D में समझो, 2D में समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे एक पॉइंट ये दे रखा है ए 4,3 और दूसरा पॉइंट मुझे ऐसे दे रखा है बी 7,6, तो एक्स में कितनी दूरी होगी, मैं यही तो करूंगा 7 - 4, और वाई में कितनी दूरी होगी, ये मैं क्या करूंगा 6 - 3। ऐसे अलग अलग निकाल रहे हैं, एक्स का अलग, वाई का अलग, जे का अलग, पूरा ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, वो यहाँ निकाल रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वहां निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर। नहीं समझे, आगे ठीक है। अब देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आई वाले को आई वाले में ऐड करा 1 + 3 आई कैप बी वेक्टर, सॉरी अब जे कैप वाला देखेंगे तो 4 - 5 जे कैप प्लस 4 - 5 जे कैप प्लस -2 + 1 -2 + 1 के कैप। ये हो गया 1 + 3 4 आई कैप, 4 - 5 -1 जे कैप और -2 + 1 -1 के कैप। यहाँ तक तो बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसके पैरेलल या इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो हम कहेंगे आर एंड डींगा, समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर along r vector is equal to r vector अपॉन r का स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये करना है। आर एन डींगरा, मेरी आवाज आ रही है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? नहीं आ रही इसको आवाज है। चलिए, तो r वेक्टर सर क्या है, हाँ बताओ। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर, देखिए क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, देखिए जो वेक्टर होता है ना, अच्छा ये करेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये करेंगे, समझ गए।
बिल्कुल सर। ठीक है, तो वेक्टर आ गया 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप, तो वेक्टर आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड x वाले का स्क्वायर वही ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो x वाले का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर यानी कि फिर से माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 1 कितना हो गया, अंडर रूट 18, 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप अपॉन अंडर रूट 18, और 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 9 अंडर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 रूट 2, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन 3 रूट 2 और ब्रैकेट में 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप, ये बता दीजिए समझ में आ गया। सर Yes, sir. मतलब क्यों करा अंडर रूट, है बेटा, अंडर रूट क्यों करा? अंडर रूट क्यों करा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला होता है, जब 2 डायमेंशन था तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करके अंडर रूट, और जब 3 डायमेंशन है तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर वो करके अंडर रूट। तो ax का मतलब क्या है कि x की डायरेक्शन में क्या है 4 है ना, 4 का स्क्वायर, ay स्क्वायर का मतलब क्या है y की डायरेक्शन में क्या है -1, माइनस 1 का स्क्वायर, और az क्या है z की डायरेक्शन में क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर, समझ गए होंगे, यस है ना। अब अच्छा दृष्टि, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये चीज पूछी जा रही थी यहाँ पर, समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक, अच्छा अब आप वेरीफाई कर लीजिए, आपके वेरिफिकेशन के लिए आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर मैंने देखा 16, तो 16 का आंसर ये दे रखा है 1 अपॉन 3 रूट 2 ब्रैकेट में 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस j कैप माइनस k कैप मतलब वही है माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है बस आज इतना ही कर लीजिए, और इसके बाद का फिर मैं आपको कल परसों वाली क्लास में कराता हूँ, ठीक है, इतना ही कर लीजिए, और अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट रखिएगा बेटा इस चैप्टर के, कहीं पर भी कोई चीज रहना है। हाँ आर्यन बताओ, कुछ पूछ रहे थे, आर्यन दिख रहा। सर आप एक बार वो बता दो कि आपने यूनिट अलोंग आर वेक्टर लिखा है, इसके बाद वाला पार्ट। आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, ये यस सर। हाँ, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब वेक्टर क्या था बेटा, आर वेक्टर 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x की डायरेक्शन में क्या है 4, 4 का स्क्वायर, y की डायरेक्शन में क्या है -1, -1 का स्क्वायर, z की डायरेक्शन में क्या है -1, -1 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें हम कैप लगा देते हैं, तो जैसे ये वैल्यू आई है तो ये r का निकाला ना यूनिट वेक्टर, तो इसको ऐसे लिख देंगे r कैप, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अच्छा आगे के क्वेश्चंस देख लेना, हो जाए तो नहीं हो मैं उम्मीद नहीं करता, मैंने अभी अभी बताया है, और वेक्टर्स टोटली नया है आप लोगों के लिए, आज लंबी क्लास लेने का मेरा मोटिव ही ये था कि मैं कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में घुसा दूं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि हो सकता है 50% से ज्यादा दिमाग में ना बैठा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल है, इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को कि पता नहीं यार फिजिक्स कैसी है, ये वेक्टर्स वगैरह ये तो दिमाग में घुस ही नहीं रहे, ये एक बार में किसी के दिमाग में नहीं घुसते। मैं हो सकता है मेरे को एक ही चीज 2-2 3-3 बार बतानी पड़े, तो प्लीज आप पूछने में हेजिटेट मत करना। दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये न्यूमेरिकल्स कर लेंगे पहली बार में, वन शॉट में कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया, ये भी मैं नहीं कह सकता, तो मैं क्या करूंगा, ये अभी 2 न्यूमेरिकल्स कराए, आगे के न्यूमेरिकल्स आप टोटली मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ही कराऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, ठीक।
बस आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है मेरे को कि मैंने आपको 18 पेज दिए हैं, वो 18 के 18 आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली नोट करें, उसमें कोई चीज आप छोड़े ना, ठीक है ना। तो बस आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क इतना ही है। अभी ऑनलाइन हो, सभी सुन रहे हो कि नहीं? Yes. ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क इतना ही है कि आप ये 18 के 18 पेजेस अपनी नोटबुक में प्रॉपरली नोट कर लो, ठीक। क्योंकि ये वेक्टर्स अभी हो जाएगा, वेक्टर्स करने के बाद में फिर इनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अभी ये सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट डेवलप शुरू होना हो जाएगा। वेक्टर्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत थ्योरी आती है जो इतनी बहुत समझाई गई है उसमें थोड़ा बहुत आता है, और उसके बाद इन सबका एप्लीकेशन आगे हम करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो इनका एप्लीकेशन पूरी की पूरी फिजिक्स में है। तो आप इनको अगर एक बार में नहीं भी आया समझ में, तो मैंने जो आपका जो मेरा आज का लेक्चर है इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप कोशिश करिएगा एक बार वीडियो और देखें, ठीक। और कहीं पर भी अटके तो मेरे से एक बार दोबारा पूछना, नहीं तो मैं तो चीजों को 2-2, 3-3, 4-4 बार करवाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कौन सी चीज ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है, ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो वो चीज मैं करा दूंगा। आज के लिए होमवर्क सिर्फ इतना है कि अपने नोट्स कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं परसों, परसों की क्लास में देखते हैं आगे कंटिन्यू। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. ओके।